हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1 का ए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच हमको क्या लिखना है, समस्त समधन पूर्णांक लिखना है। ठीक, तो 20 से 40 के बीच समधन पूर्णांक आपको सम संख्याएं पता ही हैं। तो 20 के बाद इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक। 1 से 10 तक आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी है। 1 से 10 तक अभाज्य, हमारे अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 1 के बाद हमारी अभाज्य संख्या क्या बनेगी, 2, 3, 5, 7। तो ये हमारा आंसर होगा। बस हमसे 1 से और 10 के बीच की संख्याएं पूछी है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी बताना है। 2a प्लस 1 का, अब 2a प्लस 1 का क्रमानुयायी बताना है तो हमारा क्रमानुयायी संख्या देखिए क्या होगा। देखिए 2a प्लस 1 है तो 2a प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्रमानुयायी संख्या प्राप्त होगा 2a प्लस 2। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको 2a प्लस 2 का क्रमानुयायी बताना है तो आप करिए 2a प्लस 2 प्लस 1 कर दीजिए, आ जाएगा 2a प्लस 3। हमारा 2a प्लस 2 का क्रमानुयायी होगा 2a प्लस 3। ठीक, इससे आप इसके आगे का भी निकाल सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो 2/3 का लिखिए 2/3 योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसे जोड़ने पर उसका आंसर जो है वो 0 प्राप्त हो। ठीक, तो अब 2/3 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 निकलेगा, तो हम देखते हैं। 2/3 में हम अगर -2/3 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर कितना निकलेगा, हमारा आंसर आएगा 0। तो हम लिखेंगे कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -5 का गुणात्मक। अभी इसमें योगात्मक पूछा था और इसमें गुणात्मक पूछ रहा है। तो गुणात्मक क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या से गुणा करें कि उत्तर जो है वो आपका 1 आए। ठीक, तो हम लिखेंगे अभी ये -5 है तो अगर ये माइनस का 5 है तो -5 नीचे, अगर इसके ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं है तो नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ठीक, तो अगर हम -5 इंटू -1/5 से अगर इसमें जब हम गुना कराएंगे तो ये 5 से 5 आपका डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर दीजिए या फिर माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां नंबर। हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि p प्लस क्यू और p माइनस क्यू के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम। तो p प्लस क्यू
तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अभी हमने आपको इस वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर 2/3 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। तो ऐसे ही p प्लस क्यू है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम -p प्लस क्यू होगा। लिखेंगे p प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम -p प्लस क्यू। ठीक, अब p माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? देखिए p के साथ प्लस है और q के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे p माइनस क्यू और ये माइनस। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन है कि x के किसी मान के लिए x के, ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, x के किसी मान के लिए क्वेश्चन दिया है 5 इंटू 3, 5 इंटू ब्रैकेट में है 3 इंटू 2 इक्वल टू दिया है कि 5 इंटू 3 इंटू एक्स। तो हमको x का मान बताना है। दिया है कि x के किस मान के लिए 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू एक्स का कथन जो है ये सत्य है। तो हम लिख ले रहे हैं 5 इंटू 3 इंटू 2 बाई 5 इंटू 3, 3 से 3 डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल टू एक्स करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 2 इक्वल टू एक्स। ये हमारा x का मान कितना आ गया, 2। यहाँ पे लिखा है ना 5 इंटू 3 इंटू 2। ऐसे हमने इसको, ये इधर गुना में था, हमने इधर किया तो ये भाग में आ गया। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू ब्रैकेट में दिया है 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 बनेगा, इक्वल टू 5 इंटू 3 दिया है तो 5 3 जा 15 और ये x। ठीक, अभी x इसके साथ इसका गुना हो रहा है, तो इधर आएंगे तो ये 5 6 जा 30 बनेगा और ये आपका x के साथ 15 है तो 15 को इधर जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 13 30 और ये x इक्वल टू आपका 2 आ गया। तो आप चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो हमेशा, जैसे योज्य प्रतिलोम पूछा है तो शून्य ही एक ऐसी संख्या है। जैसे शून्य से अगर हम किसी भी बड़े अंक में या छोटे अंक में गुना कराएं भाग कराएं उसका आंसर शून्य ही होता है, वो खुद ही, जैसे खुद से वो योज्य प्रतिलोम है। ठीक, हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि यदि ये एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या ये जो है ये समधन पूर्णांक है। समधन पूर्णांक यानी कि 2 है, 4 6 8 10, बस आप 2 ऐड करते जाइए। अब ये पूछा है क्वेश्चन में कि e-1 e+1 सम है अथवा विषम है। तो अब लिखिए एक ब्रैकेट में e+1 और दूसरे ब्रैकेट में e-1, सॉरी पहले e-1 है। ठीक, तो अब हम ऐसे लिखेंगे तो e-1 यानी कि सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं तो 2 - 1। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में e+1, तो e का मान जब हमने यहाँ पे 2 रखा है तो यहाँ पे भी 2 रख लेते हैं तो ये 1। अब 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, इंटू करेंगे 2 और 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा और 3 1 जा 3। तो ये क्या बन रहा है, विषम संख्या बन रहा है। आप चाहें एक बार आप 4 को रख के देख लीजिए, 4 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4 + 1। तो देखिए ये जब हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 इंटू, अब ये 4 और 1 जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका 5 आएगा, 5 3 जा 15, ये भी आपका विषम ही बन रहा है। तो कभी भी जब हम सम संख्या को जब ऐड करेंगे और फिर उससे सम संख्या को ऐड करके ये
ए प्लस वन दिया है, सम में अगर वन जब हम ऐड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा विषम नंबर प्राप्त होगा। अब अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक, अब हमने ये संख्या रेखा बनाई, ये आगे तक जाएगी। यहाँ पे हम 0 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 ये 7। ठीक, और हमको क्या दर्शाना है, 5 और 7। तो हम 0 से 5 तक चलेंगे, फिर हम 0 से 7 तक चलेंगे, अब इसका योग क्या होगा, 5 + 7 कर दीजिए। 5 + में 7 = कितना बनेगा, 12। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा कौन से कथन असत्य हैं। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल गुणन सदैव अभाज्य होता है। अब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो हमारी अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। 11 का ये बताना है हमको। तो अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि हमारा धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन। तो अब ये 2 का जब 3 का जब हम गुणा कराएंगे, 2 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 2 3 जा 6। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। लिखेंगे असत्य। ऐसे ही आपका बी जो है, बी देख लेते हैं। तो बी पूछ रहा है कि दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अभी ये आपका अभाज्य संख्या 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो हम इसका योग पूछ रहा है, यानी कि 2 + में 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन वो सदैव पूछ रहा है। तो सदैव में मतलब हमेशा आना चाहिए। तो अगर हम 3 + 5 करेंगे, अगर 3 में हम 5 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 8 आ रहा है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं, ये तो भाज्य संख्या है। तो ये कथन भी है जो असत्य है। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 का सी। 11 का सी देखेंगे। 11 का सी कह रहा है कि यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब बताइए कि ए + बी भी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। अब ए और बी, जैसे माइनस में अगर ए है, ले लेते हैं, ए = -1 कर ले रहे हैं और b = -2 कर ले रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर हम a + b करें, ठीक, तो आप -1 करिए, फिर प्लस करिए और फिर ब्रैकेट में -2 को रखिए। आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a - 2 -a -1 -2 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे -1 प्लस ब्रैकेट में -2। तो देखिए, जब ये -1 है और ये प्लस माइनस मिलके यहाँ पे माइनस बनेंगे और ये 2, ठीक, तो माइनस और माइनस ये तो अब जुड़ जाएंगे, लेकिन इनका जो मार्क है ये इनके साथ -3 बनेगा। तो हम लिखेंगे कि सदैव एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। हाँ, ये कथन जो है ये सत्य है। ठीक, जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जब जोड़ा जाएगा तो सदैव वो ऋणात्मक ही निकलेगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए +1 ए +2 फिर ए +3 क्या है, संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ए +1 ए +2 ए +3 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हम लिखेंगे 4 धन पूर्णांक
4 धन पूर्णांक हैं, ये 4 बनेगा। फिर 3 धन पूर्णांक, तीन होगा। फिर 2 धन पूर्णांक, तो ये 2 होगा। तो हम लिखेंगे अतः जो संख्या है 4 × 3 × 2, तो जब हम इसका आपस में गुना कराएंगे तो 4 3 12, 12 2 24। तो ये क्या होंगी? 24 से पूर्णतः विभाजित होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दिया है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं सम होंगी। ये क्या है? समधन पूर्णांक है, तो सम यानी कि 2 4 6 8 10 12 ऐसे डॉट डॉट आप आगे तक चले जाइए। फिर b जो है आपका ये विषम है, तो विषम में क्या आएगा? 2 3 5 7 9, ठीक, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 3 5 7 और 9, 2 आपका अभाज्य में आता है। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन दिया है कि ए स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी, बी बी प्लस 1, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो संख्याएं हैं सम होंगी। अब इसमें से अगर हम इसका मान रखें, मान रख के बताएं, आप चाहें तो आप इसमें से इसको रख के देखते हैं। ए स्क्वायर यानी कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 4। तो ये तो सम संख्याएं बन रही हैं। अगर आप चाहें तो 4 का स्क्वायर करके देख लीजिए, तो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 बनेगा, तो ये सम बन रहा है। ठीक, अभी आप बी का स्क्वायर करिए, यानी कि आप 3 का स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बनेगा। तो ये क्या बन रही है? सदैव विषम बन रही हैं। अब आगे दिया है कि ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी कि आप 2 करिए प्लस में 5 करिए, तो 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 7 बनेगा। अगर आप चाहें तो 4 + 5 करके देख लीजिए, 4 + 5 करेंगे तो 9 बनेगा, तो ये विषम बन रहा है। ठीक, और एक बार इसको अब देखते हैं a इंटू बी, तो a इंटू बी करेंगे तो आप 2 को रख लीजिए और b में आप किसी भी संख्या को रख लीजिए, जैसे कि 3 को रख लीजिए, तो 2 3 जा क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, तो ये सम बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन, इसमें अगला टॉपिक है a और a प्लस बी। ठीक, अब a की जगह पे आप 2 रख दीजिए और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि 2 प्लस में 3 रख दीजिए, तो 3 और 2 कितना बनेगा? 5 और 5 2 जा 10, तो ये भी सम बन रहा है। अब आगे दिया है कि b प्लस 1, b प्लस 1, तो b की जगह पे हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, जैसे 3 रख ले रहे हैं और 3 + 1 कर ले रहे हैं, तो 3 और 1 4 होगा और 4 3 जा 12, तो 12 आपका क्या बन रहा है? 3 + 1 12, ये भी सम बन रहा है। ठीक, हम अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, इसमें का अगला है, हाँ, तो अब हमें आंसर बस हो गया ये। अब देखेंगे कि कौन कौन सम बन रहा है और कौन कौन विषम बन रहा है। तो सम आपका एक तो ए का स्क्वायर बन रहा है, फिर आपका बन रहा है ये a इंटू बी और फिर
ए प्लस बी और ये, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर ए इंटू बी ए प्लस 1 और बी प्लस 1, ये हमारा आंसर होगा। ओके, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धन पूर्णांक के किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं? ठीक, तो देखिए सबसे पहले 14 नंबर का हम ए देखते हैं। ठीक, तो दिया है 3 इंटू ब्रैकेट में 8 प्लस 7, ठीक, इक्वल टू 3 इंटू 8 ब्रैकेट में है प्लस 3 इंटू 7। ठीक, देखिए ये और ये दोनों इक्वल है, ये कथन तो सत्य है, लेकिन किन गुण धर्मों के अंतर्गत ये कथन सत्य है? तो देखिए हम लिखेंगे योग के गुणा के वितरण नियम पे, योग के गुणा के वितरण नियम पे ये कथन जो है सत्य है। ठीक, सत्य है। हम अगला बी देखते हैं। 14 का बी देख ले रहे हैं। तो 14 का बी जो है ये लिखा है कि 3 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 9। ठीक, और ये इक्वल टू दिया हुआ है कि 3 प्लस 5 ब्रैकेट में प्लस 9। ये और दोनों इक्वल हैं, सत्य हैं, लेकिन किन गुण धर्मों पे सत्य हैं? तो हम लिखेंगे योग साहचर्य नियम पे, योग साहचर्य नियम पर ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक, अब हम सी देखेंगे। सी हमारा 14 का सी बोल रहा है 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 2 इंटू ये 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3 ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन किन गुण धर्मों पे ये इक्वल है? तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम पर, क्रम विनिमय नियम पर ये कथन जो है क्या है? सत्य है। ठीक, अब अगला हम डी देख ले रहे हैं। 14 का डी, तो हमारा डी कह रहा है कि 3 इंटू 5 इक्वल टू ए इंटू 5। तो ए इक्वल टू क्या दिया है? 3 दिया है। अब ए का मान यहाँ पे हम 3 रख देंगे तो ये क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कथन तो सत्य है, पर किस नियम पे सत्य है, किस गुणधर्म पे सत्य है? तो देखिए निरसन नियम द्वारा ये कथन जो है ये सत्य है। लिखेंगे निरसन नियम पर ये कथन सत्य है। ठीक, अब देखेंगे हम इसका अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 15। इसको क्या करना है? संख्या रेखा पर हमको -5, -2, 0, 1, 2 और 5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा बनाएंगे। अभी आप यहाँ पे 0 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसा मान लीजिए। फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप आगे भी जा सकते हैं। हमको क्या करना है? -5। तो सबसे पहले हम यहाँ पे
-5 इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद -2 इसको बी मानेंगे, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, 0, तो 0 को हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको सी मान लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है 1, तो 1 हमारा यहाँ पे है, इसको हम डी मानेंगे। उसके बाद पूछ रहा है 2, तो 2 को हम ई मान लेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है 5, तो 5 को एफ, ठीक। ये रहा आपका 1 का प्रश्नावली 1 का ए, पूरा चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।